साख पे नियंत्रण करता है, अंतिम ऋणदाता है, क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, मुद्रा का निर्गमन, विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन है, विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है उसको कंट्रोल में करता है। ये बहुत सारे काम आरबीआई कर रहे हैं, मैंने 10-12 काम बता दिए थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैं कह रहा था, क्योंकि हम सबसे पहले से पढ़ रहे हैं महंगाई के बारे में, अब आरबीआई का रूल आ रहा है महंगाई कंट्रोल करने में कैसे आ रहा है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है, साख नीति, जैसे मौद्रिक नीति कहते हैं, साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अर्थव्यवस्था में जो बैंक साख का निर्माण कर रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लाता है। कल मैंने बताया था आपको कि अगर बैंकों को खुली छूट दे दी जाए तो वो क्या करेंगे, दो तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका तो उनमें यह है कि खूब ज़्यादा क्या है, लोगों को उधार देना चालू कर दें, अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण खूब करें, लोगों को पैसा आना चालू हो जाएगा। उसका नतीजा कहाँ दिखाई देगा हमें, उसका नतीजा ये होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आ जाएगी, मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाएगी और कीमतें क्या है, बेतहाशा बढ़नी चालू हो जाएंगी। और दूसरा, अगर बैंक किसी वजह से लोगों को उधार देना बंद कर दें तो लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रहेगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो जो सामान बना हुआ है, चाहे वो कंपनी का सामान, चाहे एग्रीकल्चर का सामान, चाहे सेवाएं, उसे खरीदने के लिए लोगों का पैसा नहीं होगा, तो अभी मंदी आ जाएगी। तो बैंकों को ये सही दिशा में बढ़ सके कि ना तो बहुत ज़्यादा साख का निर्माण करें और ना साख के निर्माण को रोक दें, इस चीज़ को देखने का काम कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई इस मौद्रिक पॉलिसी में दो चीज़ें देखता है। एक तो ये देखता है कि कुल साख अर्थव्यवस्था में कितनी बनाएंगे बैंक, मतलब अगर बैंकों को रुपया देना है, साख देनी है, तो उन्हें 100 रुपये देने, 150 रुपये देने, 200 रुपये देने, तो एक तो उसकी मात्रा को तय करना, और दूसरे आरबीआई ये चीज देखता है कि ये जो पैसे दे रहे हैं व्यापारिक बैंक दे रहे हैं, ये किस क्षेत्र को दे रहे हैं। जैसे आजकल अगर व्यापारिक बैंक किसानों को पैसा नहीं देंगे तो खेत में क्या करें, फसल लगी हुई है, उनमें उन्हें बीज चाहिए, पानी चाहिए, कीटनाशक चाहिए, खाद चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, या उन्हें इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं। तो इस समय अगर बैंक पैसा देंगे तो वो कहाँ जाना चाहिए किसानों के पास। इसके बाद किसानों की फसल अपने तैयार होती रहेगी, उसके बाद अगर पैसा चाहिए तो पता चलिए उपभोक्ता को चाहिए, जब त्योहारों का सीजन आ जाएगा उस टाइम पे उन लोगों पे पैसा पहुंचे जिन्हें सामान खरीद रहे हैं। किसी टाइम पे व्यापारियों को पैसा चाहिए, किसी टाइम पर किसे चाहिए, उद्योगपतियों को चाहिए। तो इस तरह से आरबीआई दो चीजें देखता है, एक तो कुल कितनी मात्रा में पैसा बैंक बना के छोड़ा है अर्थव्यवस्था में, और दूसरे वो किस क्षेत्र में दें। और अगर कोई बैंक इस हिसाब से नहीं चलता तो आरबीआई क्या करता है, उसे कंट्रोल करने के काम करता है। तो अभी ये जो आरबीआई की साख नीति है, इसके दो हिस्से हो गए, ये दो उपकरण है। एक तो मात्रात्मक उपकरण है, मतलब लागू कैसे करता है, इसके उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और एक होते हैं गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट्स। मात्रात्मक उपकरण का मतलब क्या हुआ, इनके द्वारा आरबीआई ये कोशिश करता है कि साख का निर्माण ज्यादा होगा या कम होगा। मात्रा को तय करता है कि कुल सारे बैंक 100 रुपये उधार देंगे, ज्यादा देने की जरूरत होगी तो आरबीआई उसे कहेगा कि ज्यादा दो, और अगर वो कम की बात करेगा तो आरबीआई कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को पैसा पहुंचाया जाता है या साख पहुंचाई जाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? मुझे लग रहा है अगर आप लोग बता दोगे तो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? आरबीआई के पास दो तरह के उपकरण हैं, एक मात्रात्मक उपकरण है जिनके द्वारा साख की मात्रा को तय करता है, दूसरे गुणात्मक उपकरण है जिनके द्वारा आरबीआई ये तय करता है कि साख का जो फ्लो है वो किस क्षेत्र में होगा, एग्रीकल्चर में जाएगा, इंडस्ट्री पे जाएगा, ट्रेड पे जाएगा या कंज्यूमर्स पे जाएगा, अलग किस क्षेत्र पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे। मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? पहला है बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर, बैंक रेट पॉलिसी। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं।
तीसरे CRR, नगद जमा अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो पूरा लिखने की जरूरत है, या नगद जमा अनुपात। एक है SLR, एक इसके बाद रिपो रेट होते हैं। अभी बहुत सारे रेट और भी होते हैं, लेकिन लग रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से काम आपका चल जाएगा। बहुत और भी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी, बड़े इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो आपसे उम्मीद की जाती है जनरल स्टडीज में ये पता रहना चाहिए। तो बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, ब्याज दर, ये सारे होते हैं। तो जैसे बैंक रेट पॉलिसी है, पहले बैंक रेट पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। जिस दर पे व्यापारिक बैंक RBI से उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी वजह से किसी बैंक के पास पैसे कम पड़ जाए तो वो पैसे उधार लेने किसके पास जाएगा? RBI के पास। तो RBI जो पैसे उधार लेगा उसके बदले उससे ब्याज लेता है, ठीक है। तो उसी ब्याज को बैंक रेट कह देते हैं। अब आपको पता है अगर मान लो बैंक रेट कम कर दे, RBI ब्याज दर को कम कर दे, तो जो व्यापारिक बैंक है वो क्या करेंगे? जो लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं वो भी कम पे देंगे, कम पे देंगे ना? नहीं है कम पे देंगे। और अगर ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, कम या ज्यादा लेंगे, कम लेंगे? हाँ, ज्यादा पैसा लेंगे। क्लियर हो रही बात? तो अगर अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्रेडिट कम क्रिएट हो रहा है, तो बैंक क्या करेगा? RBI बैंक रेट को कम करेगा या बढ़ाएगा? क्या करेगा? तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, नहीं आई। मतलब जैसे मान लो मैं बैंक से उधार लेते जाऊँ स्टेट बैंक से पैसे, तो बैंक मुझसे कोई ब्याज लेता है? ऐसे अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, PNB हो, तो वो पैसे उधार लेने कहाँ जाते हैं? RBI से। तो RBI उनसे जो ब्याज लेगा उसे हम कहते हैं बैंक रेट, बैंक दर। तो अगर RBI बैंक दर को कम कर देगा तो स्टेट बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा थोड़ा, तो मुझे सस्ता देगा पैसा, तो मैं पहले से ज्यादा लूंगा कम लूंगा? अगर ब्याज दर सस्ती हो जाए तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे। हाँ, तो अगर किसी वजह से अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, साख का निर्माण कम हो रहा है, तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को क्या करेगा? कम कर देगा। और अगर बैंक बहुत ज्यादा साख का निर्माण कर रहे हैं, ज्यादा उधार दे रहे हैं, तो RBI क्या करेगा? इसको उल्टा ज्यादा बैंक दर को बढ़ा देगा। बात आ रही समझ में? बैंक दर को जैसे बढ़ाएगा तो आपको स्टेट बैंक को पैसा मिलेगा वो महंगा मिलेगा, स्टेट बैंक को पैसा महंगा मिलेगा तो वो जो अपने कस्टमर्स को पैसा देगा वो महंगा देगा। तो लोग क्या करेंगे? कम पैसा उधार लेंगे, तो कम साख का निर्माण होगा, ठीक है। तो पहली चीज याद रखना, अगर महंगाई को काबू में करना है, अब थोड़े इस तरह के जटिल क्वेश्चन बन जाते हैं, महंगाई को काबू में करना है तो RBI क्या करेगा? बैंक दर को कम करेगा, बढ़ाएगा, उतना ही रहने देगा। कैसे क्या करेगा? महंगाई को काबू में करना है, अरे महंगाई बहुत बढ़ रही है इस समय, जैसे RBI की गवर्नर से कहा जा रहा है महंगाई कम करो, तो RBI फौरन क्या करेगा? बैंक दर के लिए क्या करेगा? नहीं आई बात समझ में? बैंक दर के लिए क्या आदेश निकालेगा? अरे RBI के जो गवर्नर है किसी दफ्तर में बैठ के आदेश निकालते होंगे ना, तो वो क्या करेंगे? बैंक दर के लिए क्या कहेंगे कि आज से बैंक दर कम कर दी। देखो अभी तक नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, नहीं आई बात, तुम्हें भी समझ नहीं है पीछे क्या करेगा बताओ? अभी क्या करना? प्रधानमंत्री फोन करे महंगाई बहुत हो गई, मुझे दिक्कत हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप महंगाई कम करो। तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास बैंक दर को क्या करेंगे? ऑर्डर निकालेंगे कि बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। आ रही बात समझ में? तो RBI जैसी बैंक दर को बढ़ाएगा, अगले दिन से जो बैंक व्यापारिक बैंक पैसे उधार लेने आएंगे उनसे कहेंगे नहीं साहब अब इस पर ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो बैंक वाले अपने कस्टमर से कहेंगे भाई अब आज से जो पैसे उधार लेगा उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे कस्टमर लौट जाएंगे, बोले साहब इतना महंगा पैसा नहीं चाहिए। और इसका उल्टा होगा, बैंक दर कम कर देगा तो लोगों पे क्या है? ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी कई बार थोड़ा टफ क्वेश्चन, तो आसान सा क्वेश्चन होता है कि महंगाई, कई बार क्या होता है मिला के पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या होगा क्या होगा, तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? बैंक दर क्या है? व्यापारिक बैंकों से जो ब्याज दर
व्यापारिक बैंकों से ब्याज दर केंद्रीय बैंक लेता है उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक है। और इसे बढ़ाएगा तो मैंने बता दिया आपको, व्यक्तियों को पैसा मिलता है बैंकों से वो महंगा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आ गया खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर क्या करता है आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज होती हैं या प्रतिभूतियां होती हैं, या साधारण शब्दों में समझो आरबीआई अपने सर्टिफिकेट बेचता है बाजार में, तो बैंक उसे खरीदते हैं, वो बेचता भी है, कई बार खरीदता भी है। जैसे मैं आरबीआई हूं और आप लोग बैंक के तौर पर बैठे हो, तो मैंने अपनी सिक्योरिटीज बेची, अपनी सिक्योरिटीज मतलब वो भी एक तरीके का उन पर ब्याज मिलता है। तो मान लो इन्होंने मेरे 100 रुपए की सिक्योरिटी खरीद ली, इन्होंने 200 रुपए की सिक्योरिटी खरीद ली, तो अब ये 100 रुपए 200 रुपए मुझे दे देंगे ना, नहीं बात समझ में? तो ये पैसे मैं रख लूंगा। अब मान लो इनसे कोई व्यक्ति उधार मांगने आया तो उनके पहले से कम हो गए ना पैसे, क्लियर है बात ये? मान लो पीएनबी के तौर पे बैठे हैं, मैंने इन्हें 1000 की सिक्योरिटी बेच दी आरबीआई ने, तो क्या होगा 1000 की सिक्योरिटी बेच दी तो 1000 रुपए के बाद जो नगद रुपए रखे थे वो पैसे किसे दे देंगे ये आरबीआई को। अब इनके पास कस्टमर्स की लाइन लग रही थी, तो ये आगे कहेंगे भाई 1000 रुपए मेरे पास थे लेकिन मैंने आरबीआई की सिक्योरिटी ले ली तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो उन लोगों को क्या है लोन नहीं मिलेगा। बात आ रही समझ में? और इसका उल्टा क्या है, अगर आरबीआई को लगता है कि लोन हमें ज्यादा पहुंचाना है या क्रेडिट का क्रिएशन ज्यादा करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, इन पे जो सिक्योरिटी होंगी पहले वो इनसे खरीद लेगा। बोले तो मुझे सिक्योरिटी दे दो पहले की मेरे पास है, आपके पास जो है, और उसके बदले मान लो मैंने 1000 की सिक्योरिटी ले ली और अब इन्हें क्या दूंगा मैं, नगद पैसे दे दूंगा 1000, तो इनके पास 1000 रुपए आएंगे तो किसके पास चले जाएंगे, कस्टमर्स के पास, तो लोगों का पैसा पहुंच गया। तो दूसरा काम क्या है जिससे आरबीआई साख को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई, बाजार में आके सिक्योरिटीज को खरीदता है बेचता है। तो तुम्हें यह पता होनी चाहिए अगर महंगाई को कंट्रोल करना है आरबीआई को तो सिक्योरिटी को बेचेगा या खरीदेगा, कौन बताएगा तुम्हें से आंसर इसका? अगर महंगाई बढ़ रही है बहुत और उसे काबू करना है तो महंगाई को, तो वो सिक्योरिटी को बेचेगा खरीदेगा? हाँ भाई तुम बताओ सिक्योरिटी को क्या करेगा? हाँ नहीं हमें तुम बताओ क्या करेगा? हाँ महंगाई बढ़ जाएगी तो सिक्योरिटी को खरीद लेगा, तुम बेचेगा या खरीद लेगा तो कंफ्यूजन होगी। सर जब वो खरीदेगा बैंक से तो बैंक के पास में पैसा कम होगा तो वो लोगों से पैसा वापस करेगा, यानी कि रेट बढ़ाएगा जो नहीं। अब तुम बताओ कैसे बेचेगा? सर बेच लेगा तो क्या बोलते हैं, तो निचले स्तर के बैंक के पास पैसा आएगा तो और लोगों को, अगर मैंने इनसे सिक्योरिटी खरीदी, बात आप समझ रहा हो, तो इन्हें बदले में पैसा दूंगा ना, पैसा इनके पास क्या आएगा, लोगों पे पहुंचेगा। तो अगर मुझे महंगाई पे काबू करना है तो मैं क्या करूंगा, तो खरीदूंगा बेचूंगा, क्या करूंगा बताओ? तुम अभी तो बता रहे थे तो क्या करूंगा बताओ? सर जैसे कि आपने जो सिक्योरिटी पहले बैंक को दे रखी है हाँ और आपने उससे पैसे ले रखे थे, महंगाई बढ़ी, महंगाई में करेंसी ज़्यादा आती है उसमें मार्केट से करेंसी वापस बैंक के पास आती है तो बैंक का रेट बढ़ाएगा कि आपको बैंक जो आरबीआई जो वो उससे नहीं वो क्या करेगी, बेचेगा उससे वो खरीदेगा नहीं बेचेगा। पीएनबी के अभी आप बोल तो बेचेगा हाँ तो अभी आप खरीदेगा बोल रहे थे ना, उल्टा बोल रहे थे, ये एक बात जो होती है ना तो व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी। ऐसे आई बात तुम्हें समझ में? अगर मान लो मुझे आरबीआई के तौर पे आदेश मिला कि साहब महंगाई कम करनी है, तो मुझे पता है बैंकों के पास बहुत पैसा है, तो मैं कहूँगा मेरी सिक्योरिटी खरीदो या खरीद दे बैंक, तो आप मेरी सिक्योरिटी खरीदोगे तो आपका पैसा मेरे खाते में जमा हो जाएगा, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। अब आप लोग आपसे पैसा मांगने आएंगे तो आप क्या उन्हें मना कर दोगे, हम पे पैसा नहीं है। इसका उल्टा क्या है, अगर स्थिति ये आ जाए कि लोगों को पैसा नहीं पहुंच रहा है, मंदी आ गई किसी वजह से, मंदी का मतलब लोगों को पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, सामान बिक नहीं पा रहा है, कंपनी वाले सरकार से कह रहे थे हमारा सामान नहीं बिक पा रहा, हमने पता लगाया लोग कह रहे हैं हमें पैसा नहीं है, तो कहा आरबीआई से साहब इसका इंतजाम करो। तो आरबीआई क्या कहा भाई आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो मुझे वापस कर दो या मैं खरीद रहा हूँ। तो मान लो इन्होंने मुझे 1000 रुपये की सिक्योरिटी ली, अब 1000 रुपये मैंने दे दूंगा, ये 1000 रुपये क्या करेंगे आगे लोगों को बांट देंगे, लोगों पे पैसा आ जाएगा तो लोग उससे सामान खरीदेंगे, तो वो मंदी दूर हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो दो चीजें भी समझ में आई, पहले क्या है बैंक रेट पॉलिसी और दूसरे ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी मैं इसके साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ, बाद में कंफ्यूज हो जाओ। महंगाई आएगी या महंगाई को कंट्रोल करना है और आरबीआई को काबू करनी है महंगाई को, तो वो दोनों चीजों को क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ाएगी और खुले बाजार में
सिक्योरिटीज को बेचेगी। आई बात समझ में? मिला के आते हैं ऑप्शन। अगर आरबीआई खाली एक काम नहीं करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, वो एक तरफ क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ाएगा। पॉइंट्स में बढ़ाता है बैंक रेट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पॉइंट्स में रेट बढ़ाएगा। दूसरे जो सिक्योरिटीज है उन्हें बेचेगा, ठीक है। तो इनसे थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई आदमी बीमार हो जाए या किसी चीज को व्यवस्था को सुधारना है तो थोड़ा एक दवाई खिलाई जाती है, थोड़ा डाइट पे इंप्रूव करा जाता है, थोड़ा रेस्ट कराया जाता है। तो ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने होते हैं तो कोई एक उपकरण के आधार पर काम नहीं होता, ये कई तरह के उपकरण मिला के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, मौद्रिक पॉलिसी में क्या कहा, बैंक रेट हमने बढ़ा दिया, और ओपन मार्केट में कहेगा कि हम सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे, सॉरी बेचेंगे। अब तीसरा आता है सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेपो रेट हैं। सीआरआर क्या चीज होती है, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का क्या मतलब है, हर बैंक को, हर व्यापारिक बैंक को, लिख लो चाहे तो, नहीं तो समझना ऐसे समझना। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, नगद जमा अनुपात। हर व्यापारिक बैंक को या हर बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, उसे ही हम सीआरआर कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर। प्रत्येक बैंक को अपना जो भी उस पर कोई पैसा जमा करके जाएगा या जो भी उस पर पैसा जमा होगा उसका कुछ हिस्सा या कुछ प्रतिशत आरबीआई अपने पास नहीं, आरबीआई के पास जमा करा के रखना पड़ेगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। ये होती है 3 से 15%। कितनी होती है, 3 से 15%। मतलब आरबीआई अगर कम से कम रखना है तो 3% हर बैंक को अपनी जमा राशि का रखवाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा से बढ़ा सकता है तो कितनी कर देगा, 15% तक करेगा। क्लियर हो रही बात ये? अब छोटी सी बात समझो, आप पहले जवाब दे चुके, दोबारा वैसे पूछ रहा हूं। अगर महंगाई आ गई तो सीआरआर क्या करेगा, बैंक महंगाई को काबू करना है तो सीआरआर क्या करेगा, हाँ भाई क्या करेगा सीआरआर को, सीआरआर क्या करेगा, बढ़ा देगा वो, हाँ सीआरआर को बढ़ा देगा। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इतनी बात आप कॉन्फिडेंटली नहीं समझ पा रहे हो। अगर सीआरआर बढ़ा दिया 3 से 4% कर दी उदाहरण के तौर पे, तो पहले 3 रुपए 100 रुपए को जमा करके जाता था तो 3 रुपए आरबीआई के पास रखवाते थे, ठीक है। अब 4% कर दी सीआरआर, तो अब ये 100 रुपए को जमा करा के गया तो कितने रुपए रखवा लेंगे मेरे पास, 4 रुपए। तो अब पहले तो 3 रुपए रखवाते थे, अब 1 रुपए ज्यादा रखवा रहे हैं ना, तो अब ये 1 रुपए कम उधार देंगे लोगों को, ठीक है। तो ये पॉइंट से बढ़ाई जाती है, तो इसका पॉइंट्स का मतलब अगर 0.25% सीआरआर बढ़ा दी तो इसका असर इकोनॉमी में लाखों करोड़ रुपए के हिसाब के बराबर आता है। मतलब अगर 1% सीआरआर में चेंज कर दिया, सीआरआर में चेंज कर दिया, या तो ऊपर कर दी सीआरआर या नीचे कर दी 1%, तो तुम्हें पता कितना फर्क आएगा, कई लाख करोड़ का फर्क आ जाएगा। अगर 1% सीआरआर नीचे कर दी तो बैंकों के पास कई लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो लोगों को बांट सकते हैं। और 1% अगर बाई सीआरआर ऊपर कर दी तो कई लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास कम हो जाएगा, वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, और वो इतना ही पैसा लोगों के पास से बैंकों के पास आ जाएगा। क्लियर हो रही बात ये? तो सीआरआर कभी करी भी जाती है चेंजेस तो पॉइंट्स में की जाती है, 0.2 या इसे ऐसे आता है, इसका लिखा हुआ 100 पॉइंट्स, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे 1000 पॉइंट्स में बदल देते हैं। 1% को किसमें बदल देते हैं, 1000 पॉइंट्स के बराबर कर देते हैं, क्योंकि या तो बहुत इमरजेंसी हो तब 1-2% की जरूरत होती है, अदरवाइज जैसे 200 पॉइंट बढ़ा दिया, 200 पॉइंट मतलब 0.2% बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे करके ये बदलती है जब भी बदलती है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है तब होती है कि सीआरआर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दी। क्लियर है? तो सीआरआर को क्या करेगा, आरबीआई बढ़ा देगा जब महंगाई को काबू करना है और पैसा पहुंचाना, सीआरआर को कम कर देगा। अगली चीज आ गई एसएलआर, इसे कहते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तरलता क्या चीज होती है समझ लो आप, तरलता क्या चीज होती है, नाम सुना तरलता? तरलता फिजिक्स में तो पढ़ते हैं, सॉलिड। इकोनॉमिक्स में तरलता का मतलब होता है, तरल चीजों का गुण तुम्हें पता क्या है, जैसे पानी इसमें भरा हुआ है, तरल चीजें जिसमें भी डालोगे उसी जैसी हो जाएंगी, ठीक है। तरल सॉलिड नहीं बदलता ना, चेंज हो जाती है, ग्लास में डालो ग्लास जैसी। तो इकोनॉमिक्स में तरलता का मतलब क्या होता है, वो फॉर्म जो जितनी जल्दी आसानी से बदल जाए दूसरी फॉर्म में। जैसे मान लो मेरे पास
1 करोड़ रुपए की संपत्ति है। संपत्ति के अलग अलग रूप हैं। मकान है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद मेरे पास मकान है, जमीन है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास सोना है, उसके बाद मेरे बैंक में पड़े हैं, और उसके बाद मेरे पास किसमें है, नगद या करेंसी है। तो तुम्हें पता है इसमें सबसे जल्दी चीज कौन सी बदल जाएगी? अगर मैं मान लो 1 करोड़ रुपए मेरे पास संपत्ति तो 1 करोड़ रुपए ही है, या मेरी वैल्यू 1 करोड़ रुपए ही है, लेकिन सबसे जल्दी कौन सी चीज दूसरी चीजों में बदल जाएगी? कैश। क्या मतलब, मैं अभी मान लो कोई चीज खरीदने जाऊं, मैं कहूं मेरा मकान है इसके बदले बदल लो, तो कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन कैश होगा तो एकदम बदल दिया जाएगा। चेक से थोड़ा मुश्किल होगा, एकदम चेक नहीं चलेगा, और सोने से थोड़ा और मुश्किल होगा, मकान से बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो यही गुण तरलता कहलाता है। तो सबसे ज्यादा तरल कौन सी चीज होती है? नगद, करेंसी होती है, एकदम किसी चीज में बदल जाती है, ठीक है। चेक थोड़ा कम तरल होता है, ठीक है, उसके बाद सोना थोड़ा और कम तरल हो गया, जमीन और कम तरल हो गई, ठीक है। मेरी अपनी वैल्यू भी है कुछ, मैं कहूँगा साहब मैं टीचर हूँ, तो ये भी वैल्यू तो है, लेकिन इसे बदलना और मुश्किल है, तो तरलता होती है। तो ये क्या है? SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें लिखो, जैसे अभी पीछे बताया था CRR में कि हर बैंक को अपने जमा पैसे का कुछ हिस्सा किसके पास रखवाना पड़ता है? RBI के पास। ऐसे ही हर बैंक को अपने जमा, जो भी इसमें पैसे जमा करके जाएंगे, उसका कुछ प्रतिशत खुद अपने पास, किसके पास? वो RBI के पास नहीं, खुद अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। तरल रूप का मतलब वो नगद रूप में रख सकता है, या जो चीजें होती हैं कि वो सोने चांदी के रूप में रख सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के तौर पर रख सकता है, लेकिन बेसिकली क्या है? तरल रूप में रखेगा, उसे हम कहते हैं SLR। तो ये कितना होता है? ये 25 से लेकर 40% का होता है। ये क्या होता है? 25 से 40%। महंगाई काबू करनी है तो SLR में क्या करेगा? महंगाई काबू करनी है तो SLR को क्या करेगा? SLR को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब आपसे पूछा कोई लिमिटेड इस तरह के क्वेश्चन नहीं, बट टफ क्वेश्चन में आ जाते हैं। महंगाई को काबू करने के लिए, इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए RBI निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन को क्या करेगा? बैंक दर बढ़ा देगा, या ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचेगा, खरीदेगा, ऐसे करके लिखा आएगा, तो आपको क्लियर है, समझ लोगे क्या क्या करेगा। और टफ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि देश के अंदर मंदी छा गई है, तब RBI मौद्रिक नीति के अंतर्गत इन चीजों में क्या परिवर्तन लाएगा, तो बता दोगे, समझा दोगे। अगर मंदी छा गई, मंदी का मतलब क्लियर है सबको? मंदी का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से सामान बिक नहीं पा रहा है, सामान बिक नहीं पा रहा है तो सामान का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, संसाधन बेकार हो रहे हैं। तो इस अवस्था को कहते हैं मंदी की अवस्था। तो मंदी की अवस्था को तोड़ने का तरीका क्या होता है? मंदी की अवस्था को तोड़ने का तरीका क्या होता है कि किसी तरह से लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, या किसी तरह से क्या है, मांग बढ़ जाए, जैसे कहते हैं मांग बढ़ा दी जाए किसी तरह से। तो मांग बढ़ाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन एक जो सामान्य तरीका वो यही है कि बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करें। तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे तो लोग उस पैसे से क्या है, डिमांड करेंगे, वस्तुओं की डिमांड करेंगे, तो जो प्रोडक्शन रुक गया था वो प्रोडक्शन क्या चालू हो जाएगा, और प्रोडक्शन चालू होगा तो जो लोग बेरोजगार घूम रहे थे तो वो लोग वापस क्या सिस्टम में आ जाएंगे। तो इसलिए सरकार क्या करती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसलिए सरकार कोशिश करती है कि महंगाई कुछ ना कुछ बनी रहे, लेकिन ज्यादा बन जाएगी तो फिर दिक्कत और आ जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि इन इंस्ट्रूमेंट का क्या इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हो रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके द्वारा टोटल साख की मात्रा को RBI क्या करता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। केवल पॉइंट्स में चेंज करने में लाखों करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। क्लियर हो रही? एक और लास्ट है रेपो रेट आता है, इसे कहते हैं रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन ये एक तरीके का सिक्योरिटी होती है जो RBI ये कह के देता है कि हम दोबारा आपसे खरीद लेंगे। रीपरचेज ऑप्शन क्या होता है? ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, और RBI ये कह के बेचता है बाजार में कि हम इसे दोबारा खरीद लेंगे। तो क्या नतीजा निकलेगा? रेपो से क्या फर्क पड़ेगा? जब वो बिकेंगी तो जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? अरे नहीं यार, रेपो में सिक्योरिटी बिकेंगी तो बैंकों का पैसा कम हो जाएगा ना।
नहीं है बात समझ में? अरे सिक्योरिटी आरबीआई ने पीएनबी को बेच दी तो पीएनबी का कैश किसको पहुंच जाएगा? आरबीआई पे पहुंच जाएगा ना, तो पीएनबी पे कम होगा ना पैसे। अरे अगर उल्टा समझ लो ना, अगर पीएनबी खरीद रहा तो पीएनबी के पास से क्या हो जाएंगे? पैसे कम हो जाएंगे, और पीएनबी बेच रहा है तो पीएनबी का पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्लियर हो रही है? तो ये रीपर्चेज ऑप्शन करके एक ऑप्शन होता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे बैंक रेट होता है ऐसे ये रेट होता है। इससे भी क्या है, जब बढ़ाती है आरबीआई तो महंगाई पे काम होता है। क्लियर हो रही है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अभी। ठीक है, एक रेपो रेट के बाद होता है रिवर्स रेपो रेट, एक नया इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वो एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। सीडीज होती है, सीपीज होती है। अब ये सीडी सीपी वाले नहीं है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो मौद्रिक पॉलिसी में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिससे क्या होती है, साख की मात्रा को काबू किया जाता है। नहीं, रेपो रेट तो बढ़ाएंगे लेकिन रिवर्स इससे उल्टा होता है, हर चीज को नहीं बढ़ाएंगे। हमारी बात समझ में? अभी जो मैंने 5-6 बताए इन्हीं मैंने बता दिया, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं है। कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, आपको तो पता रहना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। हमारी बात समझ में? कर लोगे इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, है? अब इसके बाद आते हैं क्या चीज हो गई? अब 18% हो गया। सुनो, जब शुरू में तय हुआ था तो 25 से 40% हो गया था, लेकिन बाद में इसमें चेंज करके सरकार ने इस लोअर लिमिट को कट किया दिया। अब सही कह रहे हैं, लेकिन शुरू में जो संविधान एक्ट बना था उसमें यह था कि एसएलआर की लिमिट कितनी रहेगी? 25 से 40%। अब एसएलआर को क्या है, नीचे लिमिट तक ले जाते हैं। पहले पुराने टाइम में रेपो रेट नहीं था, रिवर्स नहीं था, सीडी नहीं था, सीपी नहीं था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, वो नहीं थे, वो बाद में आए। बहुत सारे नए उपकरण है मौद्रिक पॉलिसी के जो बाद में आए, लेकिन अभी हम कब से शुरू किया है? शुरू में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? लेकिन चलो, अगर ये भी नहीं है तो आपकी समझ जाना एसएलआर क्या चीज है। क्लियर हो रही है? कब बढ़ाएगा आरबीआई और कब इसे कम करेगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब अगली चीज आ गई गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण वो होते हैं जिनके सिर्फ आरबीआई ये तय करता है कि किस क्षेत्र को साख का प्रभाव बनेगा, किस क्षेत्र पे क्या हो, साख पहुंचेगी। तो इसके तरीके क्या है आरबीआई के पास? पहला तो है साख की राशनिंग। राशनिंग समझते हो क्या होती है? राशनिंग क्या होती है? जब बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे किसी चीज को मांगने वाले होते हैं, राशनिंग गुणात्मक उपकरण में पहला मैंने बताया साख की राशनिंग। राशनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मांगने वाले ज्यादा हो, चीज को कम हो, तो ये कर दिया जाता है कि उसका कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कि साहब हर एक को इतना इतना मिलेगा। तो साख की राशनिंग में क्या होता है, आरबीआई ये तय कर देता है कि हर क्षेत्र के लिए इतना इतना आपको उधार देना है। जैसे स्टेट बैंक पूरे साल में अगर 100 रुपये देने की तैयारी कर रहा है, 100 रुपये दे रहा है, तो आरबीआई तय कर देगा 100 रुपये 20 रुपये इंडस्ट्री को, 20 रुपये उपभोक्ताओं को, 20 रुपये व्यापारियों को, 20 रुपये एग्रीकल्चर को, इस तरह से राशनिंग कर देगा वो। क्लियर हो रही बात ये? उपभोक्ता साख का नियंत्रण कैसे करता है आरबीआई? कराता है। आपको पता होगा, जैसे कोई मोटरसाइकिल लेने गए हो आप लोग, कभी कोई उधार बैंक से लिया है या पता करा है कैसे दिया जाता है उधार? चलो मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी का एग्जाम्पल बताता हूँ। जब गाड़ी लेने जाते हैं बैंक से हम उधार, आते रहते हैं ना विज्ञापन हर उसके, अब तो अखबारों में बाकायदा पॉम्फलेट भी आते हैं कि नई गाड़ी लो, नया मकान लो। तो कुछ भी अगर बैंक से लेना है तो उसमें क्या होता है, एक डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट का मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो कुछ पैसे तो आपको लाने पड़ेंगे और बाकी जो कम पड़ जाएंगे वो पैसे बैंक देगा। तो जो पैसे आपको देने हैं वो डाउन पेमेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो बैंक ने कहा कि साहब 25 रुपये तो आपको देने और 75 रुपये हम दे देंगे, और वो 75 रुपये की फिर क्या करेगा बैंक? EMI मान देता है। EMI का मतलब मंथली किस्त मान देगा कि आपको इसे लौटाना है। ठीक है, तो जब लोगों के पास ज़्यादा साख पहुंचानी होती है तो बैंक क्या मतलब आरबीआई जब कहता है तो बैंक क्या करते हैं, जो डाउन पेमेंट है इसे कम कर देंगे। डाउन पेमेंट कम क्या का मतलब कर देंगे? अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आ रही होती है, डाउन पेमेंट अभी 30 रुपये था,
कितना था 30। तो जिस आदमी पे 30 रुपये होंगे वो बैंक में जाएगा और वो चीज़ ले लेगा, बाकी 70 रुपये बैंक दे देगा। लेकिन अगर डाउन पेमेंट हटा के 10 कर दें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन पे 15 रुपये थे, 16 रुपये थे, 25 थे, लेकिन उन पे 30 रुपये नहीं थे, वो अब तक नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जो डाउन पेमेंट कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, तो वो सारे लोग ले लेंगे ना लोग। तो क्या होता है, जब उपभोक्ताओं की साख को बढ़ाना होता है, किसी लोन को देना होता है, तो क्या करते हैं, पहले बैंक डाउन पेमेंट को कम कर देते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या करना होता है, जब लगता है कि लोगों को कम पैसा पहुंचे या ज़्यादा हो तो डाउन पेमेंट को बढ़ा देंगे। बोले 30 नहीं, अब आपको 40 रुपये देने। तो पता चले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनमें 30 थे, 32 थे, 33 रुपये थे, अब वो ले नहीं सकते, तो वो आउट हो जाएंगे। दूसरे जो किस्तें बनती हैं, अगर उन किस्तों को लंबा बना दें कि आपको 5 साल में देनी है, तो पता चले कि किस्त बहुत छोटी बनेगी, तो बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर किस्त को आप कर दो कि 6 महीने में लौटानी, तो किस्त बनेगी बहुत बड़ी किस्त, तो बहुत सारे लोग उसे नहीं तैयार होंगे। तो दूसरा तरीका क्या होता है उपभोक्ता साख कंट्रोल करने का, एक तो डाउन पेमेंट से, दूसरे पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कि आप रीपेमेंट का पीरियड क्या कर रहे हो। रीपेमेंट का पीरियड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग ले पाएंगे, और रीपेमेंट का पीरियड कम होगा तो लोग कम ले पाएंगे। डाउन पेमेंट कम होगा तो लोग ज़्यादा लेंगे, और डाउन पेमेंट ज़्यादा होगा तो लोग कम लेंगे। समझ रहे बात है, ठीक है। तो इसके द्वारा आरबीआई क्या करता है, जब देखता है कि उपभोक्ताओं को कम पहुंचाना है, तो इन तरीकों को अप्लाई करके उस क्षेत्र में उस चीज पे अप्लाई कर देगा, तो वहां पर क्या है, कम पहुंचेगा। जैसे मान लो किसानों को पैसा पहुंचाना है और चाह रहा है कि शहरों में लड़कों को मोटरसाइकिल कम पहुंचे। अगर मान लो आरबीआई को लगता है कि लड़कों को मोटरसाइकिल ना पहुंचे लेकिन गाँव में ट्रैक्टर पहुंच जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, ट्रैक्टर का डाउन पेमेंट कम कर देगा और ट्रैक्टर की रीपेमेंट शेड्यूल लंबा बनवा देगा, ठीक है। और मोटरसाइकिल के लिए डाउन पेमेंट बढ़वा देगा और रीपेमेंट शेड्यूल छोटा करा देगा। क्लियर हो रही बात। तो वो पता चले जो पैसा बैंक वाले तैयार बैठे थे मोटरसाइकिल देने के लिए, वो पैसा कहाँ पहुंचा चालू हो जाएगा, वो चाहे ट्रैक्टर में पहुंचे, इंजन में पहुंचे या किसी और काम से पहुंचे। क्लियर हो रही बात। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार। आरबीआई दुनिया भर में प्रचार प्रसार करता है, उसके बाद लोगों को समझाता है कि हमारी पॉलिसी क्या चल रही है, उस हिसाब से कोऑपरेट करो। जैसे अभी इस समय क्या होता है, सीजन जो चल रहा है, एग्रीकल्चर वालों को मिल जाएगा तो आसानी से, अभी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। अब आप लेने जाओगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अभी 2 महीने बाद जब त्योहारी सीजन आ जाएगा तो पता चल जाएगी कि हाँ हमें ज़्यादा आसानी से लोन मिल सकता है उपभोक्ताओं को, तो उपभोक्ताओं के साथ चल जाएगा। तो प्रचार प्रसार से भी ये उम्मीद करते हैं कि लोग खुद ब खुद ही क्या है आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से चले, ठीक है। उसके बाद बैंक को डायरेक्शन देता है, बैंक को डायरेक्शन देता है, बैंक को डायरेक्शन देता है, ठीक है, कि आप ये वाला पॉलिसी इस तरह से बनी हुई है, और अगर बैंक इसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो आरबीआई क्या कर सकता है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। कि अगर वो कहा कि आपको ये काम मतलब इस समय किसानों पे ज़्यादा पैसा पहुंचाना है, ठीक है, और आपने नहीं पहुंचाया तो बैंक पहले कहेगा, आरबीआई सबको मीटिंग बुलाएगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर वो क्या काम, ठीक। RITF नाम सुना आपने, RITF नाम सुना, नाम मालूम है RITF। आप तो करंट की तैयारी कर रहे हो, RITF पता होना चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब क्या होता है सुनो, एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक, अरे सुन लो, ये लिखने की लग रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहले बैंक प्राइवेट थे, इंदिरा गांधी के टाइम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, क्योंकि हरित क्रांति को सफल बनाना था। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए ये जरूरी था कि किसानों को पैसा पहुंचे। तब से एक चीज लगती है, उसे कह रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये चीज है कि सरकार ने कुछ खास क्षेत्र बना रखे हैं कि आपको पहले लोन इन्हें देना है, तो उन्हें कहते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, छोटे वाले उपभोक्ता हो गए, इन्हें देने। तो ये कह रखा कि टोटल अगर आपको जितने भी पैसे उधार देने उसका 33% आपको किन्हें देना है, प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। नहीं आ रही बात समझ में। हर बैंक के लिए कंपलसरी है कि उसे अपने टोटल उधार का 1/3 किसे देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन शामिल होते हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन, पोल्ट्री, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इन्हें आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और उनकी ब्याज दर भी कम होती है। तो बैंक क्या करते थे, कहते थे प्रायोरिटी सेक्टर का कोई मिल ही नहीं रहा है, वो पैसा बच जाता था, या वो टारगेट
पूरा नहीं करते थे। तो बाद में सरकार ने क्या करा, बोले अगर आप केवल बड़े उद्योगों को, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पैसे से एक पैसा ले लेंगे आपको 1/3, और इस पैसे को लेकर सरकार ने कौन सा फंड बनाया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सरकार ने कहा आपने उधार दे दिया, कोई बात नहीं, आपसे कहा था गाँव के क्षेत्र में जाना, तो ये पैसा हमें दे दो, मतलब आपने 100 रुपये उधार दिए और 33 रुपये आपको गाँव के क्षेत्र में देने थे, आप कह रहे सर गाँव में हम दे ही नहीं पाए, क्यों नहीं दे पाए, बैंक में 10 बातें बता दी कि साहब आपको कस्टमर नहीं मिला या वो जो भी बात थी। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप 33 रुपये हमें दो, हम भी उधार ले रहे हैं आपसे एक तरीके से, और उस सारे पैसे को इकट्ठा करके सरकार ने कौन सा फंड बना दिया, RIDF बना दिया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इस फंड से सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम होने, सड़कें बननी, कुएं खोलने या जो भी स्कीमें चलनी है, वो सरकार ने काम करने चालू करे। तो RIDF कैसे बना, जो प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग थी, जिस बैंक में नहीं दिए पैसे, जिस बैंक ने अपना प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा नहीं करा, जो 33% पूरा करना था, वो पैसा सरकार अपने पास ले लेती है, उसे इस फंड में डाल देती है, और इस फंड से क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। क्लियर हो रही बात? तो बैंकों को पता चल गया कि अगर हम ऐसे नहीं देंगे तो सरकार अपना पैसा ऐसे ले लेगी, तो ओबियसली क्या करें, जब जरूरत होती है कि हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रों में पैसा पहुँचाना, तो बैंक क्या है, ऐसे पैसा पहुँचाता है। बाकी मैंने बताया कि सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम किसको होता है, RBI को होता है। अगर कोई बैंक सरकार की नीति के हिसाब से नहीं चलता या अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से नहीं चलता, तो बैंक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, लाइसेंस उसका कौन दे रहा है, RBI दे रहा है, उसके खातों की चेकिंग कौन कर रहा है, RBI कर रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे RBI क्या करता है, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा का नियंत्रण करता है। साख की मात्रा का नियंत्रण क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे वस्तु की कीमतें बढ़ती घटती रहती है। जो मैंने बताया महंगाई जैसे वर्ड में कह देते हैं, लेकिन आपको पता होगा, मैंने शुरू में बता देता, महंगाई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, क्या इस्तेमाल होता है वर्ड, मुद्रास्फीति, कि मुद्रा कितनी फैल रही है, तो मुद्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, RBI की साख नीति करती है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लग रहा है अभी जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो इसमें थोड़ा जटिल हो या क्या करें, इसमें अलग भी हो, तो उन्हें देख लेंगे, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जितना समझ लोगे उतना दिमाग लगा के आप करोगे तो निकल आएंगे उनके आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो RBI के फंक्शन हमने पढ़ लिए, महंगाई पढ़ ली, इससे पहले पढ़ लिया। अब इसके बाद अभी कल जब बैठेंगे तो राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, GDP क्या है, GNP क्या है, तो और देखेंगे क्या टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अरे भैया कह दीजिए आप पता करता हूँ